अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। जमात नहम मज़मून उर्दू की पहली गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी है कि दूसरे सबक के साथ हाजिर हैं। पिछले सबक में हम मीर तकी मीर का तारुफ पढ़ चुके और गज़ल के पहले शेर का मफ़हूम भी समझ चुके हैं। आज हम अगले 3 अशार पढ़ेंगे और उनकी तशरीह करेंगे। इन 3 अशार में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं: पंखड़ी पत्ती, फूल की पत्ती, चश्म आंख, औकात हैसियत, लब होंठ, आलम जहान दुनिया। ये दोनों जहान हो सकते हैं, आखरत और ये दुनिया। उससे अगला लफ्ज़ है इज़्तिराब, बेचैनी। हम पिछले सबक में गज़ल का पहला शेर पढ़ चुके हैं। दूसरा शेर आपके सामने है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बच्चों, इसके पहले मिसरे में नाजुकी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है नाजुक होना। उसके लब का मतलब है दोस्त के होंठ। क्या कहिए का मतलब है कुछ कह नहीं सकता, यानी बहुत नाजुक हैं। दूसरे मिसरे में पंखड़ी से मुराद पत्ती है, गुलाब से मुराद फूल है और कीसी है का मतलब है की तरह है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर की तशरीह क्या बनेगी। अब इस शेर की तशरीह करते हैं। मीर ने इस शेर में अपने दोस्त के लबों की तारीफ की है। लब का मतलब है होंठ, और दोस्त के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दी है। तशबीह का क्या मतलब है बच्चों? जब दो चीजों को मुश्तरक खूबी की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला दिया जाए। यानी आप जब दांत साफ करते हैं और दांत आपके सफेद चमक रहे हो तो आपकी वालिदा कहती हैं, देखो इसके दांत तो दूध की तरह सफेद हो गए हैं। अब दूध का चूंकि रंग सफेद है और आपने दांत साफ किए और दांत भी सफेद हो गए, इस तरह उन्होंने आपके दांतों को दूध से तशबीह दे दी, दूध से मिला दिया। तो यहाँ शायर ने अपने दोस्त के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दी है, यानी मिलाया है। जिस तरह पत्ती नाजुक होती है, इस तरह दोस्त के होंठ भी नाजुक हैं। उर्दू गजल में आमतौर पर दोस्त की खूबसूरती की तारीफ की जाती है। ये एक रवायती मौजू है, यानी रवायती मौजू का मतलब है और शायरों ने भी इस बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त के होंठ ऐसे नाजुक हैं जैसे गुलाब की पत्तियां। मेरे दोस्त के होंठ खूबसूरती में गुलाब की पत्ती से कम नहीं हैं। शेर नंबर 3 देखिए। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बच्चों, जो लफ्ज यहाँ है उसको शेर की जरूरत के मुताबिक यहाँ कर दिया गया है, इसमें से हे हटा दी गई है। शेर में कभी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हों जिनके अंदर कुछ हरूफ को साकिन कर दिया जाए, ना इस्तेमाल किया जाए, तो वो शेर की जरूरत की वजह से होता है, ताकि शेर का वजन बरकरार रहे। अच्छा, तो हम पहले मिसरे का मतलब देखते हैं। पहला मिसरा है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर। चश्मे दिल खोलने का मतलब है बच्चों दिल की आंख से देखना, यानी पूरी तरह बात को समझना, हकीकत को जान लेना। उस भी आलम पर यानी मौत के बाद की जिंदगी की फिक्र करें। उस आलम यानी मौत के बाद की जिंदगी, आलम जहान दुनिया। तो ये जहान से मुराद सिर्फ ये जहान नहीं है, दूसरा जहान भी मुराद है, यानी उस तरफ भी सोचो, उसकी भी फिक्र करो। दूसरा मिसरा है, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। यहाँ की औकात का मतलब है इस दुनिया की हैसियत। ख्वाब की सी है यानी झूठ है। जिस तरह ख्वाब, सुबह जब हम उठते हैं तो जो कुछ ख्वाब में देखा होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है, इस तरह इस दुनिया की हकीकत भी ऐसी ही है। अब इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। तो तशरीह कुछ यूं बनेगी। मीर ने इस शेर में दुनिया की हकीकत को बयान किया है। वो कहते हैं कि इस दुनिया की हैसियत एक ख्वाब से ज्यादा नहीं। इंसान ख्वाब में जो कुछ देखता है वो हकीकत नहीं होती। जैसे ही आंख खुलती है तो सारा ख्वाब टूट जाता है। इसी तरह जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो उसे एहसास होगा कि ये दुनिया तो सिर्फ एक ख्वाब था। इसलिए मीर ने अपने पढ़ने वालों को नसीहत की है कि मौत के बाद की जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए।
शेर नंबर 4 देखिए, बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इस तराब की सी है। इस शेर में उस से मुराद दोस्त है। तो पहला मिसरा देखिए, उसके दर पे यानी दोस्त से मिलने, उसकी गली में, उसके दरवाजे पर, उसके पास। दूसरा मिसरा है, हालत अब इस तराब की सी है। हालत अब यानी अब ये हाल है, इस तराब की सी है यानी बहुत बेचैनी है, सुकून नहीं मिल रहा। इस शेर की तशरीह कुछ यूं हो सकती है, मीर तकी मीर इस शेर में कहते हैं कि वो अपने दोस्त से अपने दिल का हाल बयान करना चाहते हैं, लेकिन दोस्त से मुलाकात नहीं हो रही। ये बात उनके लिए बहुत बेचैनी का बायस है, यानी उनके दिल को सुकून नहीं आ रहा। वो दोस्त की गली के बार बार चक्कर लगाते हैं, उससे मुलाकात नहीं हो पाती, और अगर मुलाकात हो जाए तो दिल की बात बयान नहीं हो पाती, यानी न बात छुपाई जा सकती है न बताई जा सकती है। इसलिए बेचैनी बढ़ती जाती है, और जब सुकून नहीं आता तो फिर दोस्त के दर पर पहुंच जाता हूं, यानी दोस्त के दर पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर, उसकी गली में जाकर या उससे मुलाकात करके जब हाले दिल बयान नहीं हो सकता तो वापस आ जाता हूं, लेकिन वापस आकर भी सुकून नहीं मिलता, तो दोबारा हाल बयान करने जाता हूं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ती और फिर वापस आ जाता हूं। इस तरह ये बेचैनी भी बढ़ती जाती है और बार बार दोस्त के दर के चक्कर लगा रहा हूं। बच्चों, आप पिछली क्लासों में अशार की तशरीह करते रहे। खासतौर पर 8th क्लास में आपने एक नज्म और एक गज़ल की तशरीह की थी। तशरीह लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक जुमला जो हमने याद कर रखा हो कि शायर इस शेर में कहता है या ये शेर मीर तकी मीर का है, इसी तरह लिखा जाए, बल्कि यहाँ आपके सामने 4 मुख्तलिफ अंदाज दिए गए हैं। आप इसके अलावा भी कोई भी अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इस शेर में मीर तकी मीर ने अपने दोस्त की सिफात बयान की हैं। आप लिख सकते हैं, इस शेर में मीर तकी मीर ने अपने दोस्त की खूबियां बयान की हैं, या उनका जिक्र किया है, या ये उनके दिल की कैफियत को बयान कर रहा है, दिल की हालत को बयान कर रहा है। दूसरा अंदाज ये हो सकता है, ये शेर गजल का मतला है। अगर पहला शेर हो तो आप लिखें मतला है, अगर आखिरी हो तो आप लिखें मक्ता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये दूसरा शेर है, इसमें ये बात बयान की गई है, ये कहा गया है, ये हकीकत खोलकर बयान कर दी गई है, इस बात की वजाहत कर दी गई है। इसलिए शायर ये कहता है। अगर कोई जिंदगी की हकीकत हो, कोई बहुत बड़ा फलसफा हो, कोई ऐसी आलमगीर सच्चाई हो जिसको आप इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, कोई ज़रबुल मिसल हो, कोई मिसाल, कोई ऐसा ऐसी बात हो जो कि हर कोई तस्लीम करता हो, तो आप ये कह सकते हैं, इसमें तो एक हकीकत बयान की है जिसे हर कोई तस्लीम करता है, और शायर ने अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उसको बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया है। और वो कहते हैं, या शायर कहता है, या मीर तकी मीर कहते हैं, या कहता है। अगर शायर का नाम लिखें तो अदब का सीगा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप शुरू में लिख देते हैं कि शायर इस शेर में कहता है, तो फिर पूरी तशरीह में आप वाहिद का सीगा इस्तेमाल करें, यानी कहता है, इसी तरह लिखते जाइए। एक और अंदाज ये हो सकता है, ये गज़ल का एक खूबसूरत शेर है, इसमें बहुत से मानी पाशुदा हैं, शायर कहता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है, इस गज़ल में शायर ने तशबीह का सहारा लिया है। अगर कोई सनत इस्तेमाल हो ना, यानी टेक्निक इस्तेमाल हो, तशबीह, इस्तारा, कुछ आपने पढ़ी होंगी, कुछ आप मजीद पढ़ेंगे, या शायर अपने मक्ते में तखल्लुस इस्तेमाल करे, तो आप कह सकते हैं शायर ने इस शेर में तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तशबीह इस्तेमाल की है, या इस्तारा इस्तेमाल किया है। इन सारी बातों का मकसद ये है कि तशरीह लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, और उस तशरीह को आगाज़ मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल करें। जो असातिज़ा आपको तशरीह देते हैं वो नमूने के तौर पर है, आप उसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं और उसका अंदाज बदल भी सकते हैं, और अपने अल्फाज में भी उसको लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को मुश्किल पेश आए तो वो फिर असातिज़ा की तरफ से दी हुई तशरीह से मदद ले सकता है। बच्चों, घर का काम ये है कि आपको एक तो वर्कशीट दी जाएगी, आपने उसको मुकम्मल करना है, और उसके बाद पहले 4 अशार की तशरीह आपने नोटबुक में लिखनी है। अशार की तशरीह आपको अलग से भी भेज दी जाएगी।